हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के अलावा अदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो कवर करेंगे और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी पढ़ेंगे। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल की परिभाषा दो। भूगोल के अध्ययन की 3 विशेषताएं बताओ। यानी ज्योग्राफी क्या है उसकी डेफिनेशन देनी है सिंपली हमें। देखो, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने वहाँ पे आपको डेफिनेशंस लिखवाई थी। उन डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। उन्हीं डेफिनेशन को आप लिखना। जैसे कि मैंने आपको रेड जेल की डेफिनेशन बताई थी, तो जब भी आपके एग्जाम में लिखा हुआ आता है ना कि परिभाषा दो, तो उस टाइम पे आपको क्या करना होता है, किसी आदमी के नाम से आपको डेफिनेशन लिखनी होती है, ठीक है। एज इट इज़ जो उनकी लाइन है कही हुई वो लिखनी होती है, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। भूगोल एक क्षेत्रीय तथा स्थानिक विभिन्नताओं का विज्ञान है। यानी कि जो अलग अलग एरिया में, क्षेत्र क्या होता है, एरिया, तो अलग अलग एरिया में जो भी चेंजेस होते हैं, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी, कहीं पर झरने, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना क्या है, भूगोल है। जब हम अलग अलग एरिया के अलग अलग फीचर्स पढ़ते हैं वही क्या है, भूगोल है। भूगोल शब्द दो यूनानी भाषा के शब्दों जी तथा ग्रेफी के सुमेल से बना है। जी का मतलब होता है पृथ्वी, ग्रेफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो धरती के बारे में वर्णन करना क्या है, ज्योग्राफी है। इस प्रकार भूगोल पृथ्वी के धरातल का वर्णन है। यानी जो अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर जो कुछ भी है उसके बारे में पढ़ना क्या है, भूगोल है। इसके अध्ययन क्षेत्र की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली है, यह एक समाकलनात्मक अध्ययन है। यानी कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। समाकलन का मतलब होता है सारी चीज़ों को मिलाकर चलना। तो इसमें हम कई सारे सब्जेक्ट्स मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। कई सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। जैसे हम इसमें मानव भूगोल भी पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल भी पढ़ते हैं। बहुत वाइड एरिया है भूगोल का। दूसरा, यह एक आनुभविक अध्ययन है। आनुभविक का मतलब है इसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे एक्सपीरियंस करोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे पहाड़ों के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो वो क्या है, आपका अनुभव ही तो है वो। तो क्या है, ये एक अनुभाविक अध्ययन है। तीसरा है, यह एक व्यवहारिक अध्ययन है, ठीक है। प्रैक्टिकल स्टडी होती है ज्योग्राफी की। ऐसे नहीं है रट के कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तभी आप पढ़ पाते हो ज्योग्राफी के बारे में। रटने वाली चीज़ नहीं है ज्योग्राफी, ये व्यवहारिक अध्ययन है, अनुभाविक अध्ययन है और समाकलनात्मक अध्ययन है। ये तीनों बातें आप याद रखना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भूगोल को समस्त विषयों की जननी क्यों कहते हैं। यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट इसी से पैदा हुए हैं, भूगोल से, ऐसा क्यों कहा जाता है। भूगोल वास्तव में विश्वव्यापी प्रकृति का विज्ञान है, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। विश्वव्यापी यानी कि वर्ल्ड वाइड। इसमें सभी प्राकृतिक तथा मानवीय लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। ये कह रहे हैं कि इसमें प्रकृति में जो भी चीज़ है, सभी प्राकृतिक यानी कि सब कुछ नेचर में जो कुछ है, तथा मानवीय लक्षण यानी आदमी जो कुछ करता है, तो प्रकृति में जो कुछ है वो भी पढ़ा जाता है और मानवीय लक्षण यानी आदमी जो कुछ करता है वो भी पढ़ा जाता है। इसलिए इसे अन्य विषयों से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है। इतने बड़े एरिया में पढ़ता है, प्रकृति के बारे में भी, मानव के बारे में भी, तो इसे अन्य विषयों से भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप मान लो कहीं पे ज्योग्राफी में पढ़ रहे हो कि यहाँ पे आदिवासी रहते थे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे साइंस भी लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, कि वो रहते थे तो वो किस टाइप से उनका लिवलीहुड था, ठीक है, किस टाइप से उनका खाना पीना था, तो कितने पुराने टाइम के वो लोग थे। तो ये पुराने टाइम पता लगाना है साइंस के ज़रिए तो हो सकता है, ठीक है। साइंटिस्ट तो रिसर्च करके बताएंगे कि इतने पुराने टाइम पे ये लोग यहाँ पे रहते थे, ठीक है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल हैं अपने आप में, ठीक है। आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी। मान लो आपको जनसंख्या के वो निकालना, जनसंख्या घनत्व, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सारा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पे इतने लोग हैं, इतने नहीं हैं, ठीक है। तो फिर आप उसको कैलकुलेट करोगे। तो ऐसे ही हर सब्जेक्ट में दो है, खाली एक सब्जेक्ट नहीं होता कोई पर्टिकुलर, उसमें दूसरे सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ हमें पार्ट देखने को भी मिलते हैं। तो यही कह रहे हैं सिंपली कि हमें ज्योग्राफी में दूसरे सब्जेक्ट का भी पार्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि जो भी हमने इस बुक में पढ़ा है, इसमें हमने मेनली मानव भूगोल पढ़ा है और हमने इसमें सोशोलॉजी वाली चीज़ें भी बहुत पढ़ी हैं कि मानव के घर कैसे होते हैं, उसकी संस्कृति कैसी है। 12th क्लास में तो हमने इसी टाइप की चीज़ें ज़्यादा पढ़ी हैं। तो मानव की संस्कृति वगैरह के बारे में पढ़ना किसकी बात है, ये सोशोलॉजी की बात है, पर हम उसे भूगोल में पढ़ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भूगोल में बहुत सारे सब्जेक्ट टच होते हैं। यह एक अंतर्विषयक विज्ञान है, यानी कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं। अंतर्विषयक का मतलब है बहुत सारे विषय शामिल होना, इसीलिए इसे समस्त विज्ञानों की जननी कहा जाता है। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसे, यहीं से बहुत सारे सब्जेक्ट निकले हैं, तो ये क्या बन गया, सभी विषयों की जननी, यानी उन्हें पैदा करने वाला। तो भूगोल में बहुत सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, ठीक है। कई सारे सब्जेक्ट हम इसमें पढ़ते हैं,
ठीक है, एक चीज़ से मिलकर भूगोल नहीं बना, बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना है, अंतर्विषयक सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये क्या है, सभी विज्ञानों की जननी है। ठीक है, जितनी भी साइंसेज हैं वो सारी इसी से निकली हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया इस टाइप से। देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे तो आपको ऐसे पूछ सकते हैं कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है। ठीक है, देखो मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई थी ना जब ये चैप्टर पढ़ा स्टार्टिंग में ही, कि 2 टाइप की थिंकिंग होती है, एक होती है निश्चयवाद, एक होती है संभववाद। निश्चयवाद वाले जो लोग थे वो ये कहते हैं कि प्रकृति में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, और संभववाद वाले लोग कहते हैं कि नेचर में चेंजेस जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, तो मानव प्रकृति का दास है, ये कौन सी थिंकिंग हो गई, निश्चयवाद हो गई, कि मानव प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछें, आपसे निश्चयवाद के बारे में पूछें उसमें भी आपको यही बताना है, मानव प्रकृति का दास है ये पूछें तो भी आपको ये बात बतानी है कि मानव नेचर के हिसाब से चलेगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे मानव का प्रकृतिकरण क्या है तो उसका मतलब भी यही है कि आदमी नेचर के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो देखो अब क्या पूछा आपसे कि मानव प्रकृति का दास है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है अभी आपका। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखना। देखो अब मनुष्य तथा प्रकृति में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ का मतलब होता है बहुत गहरा, तो नेचर में और आदमी में बहुत गहरा संबंध रिलेशन है। प्रकृति के विभिन्न लक्षण जैसे भूमि की बनावट, जलवायु, मिट्टी, पदार्थ, जल तथा वनस्पति मनुष्य के रहन सहन तथा आर्थिक सामाजिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो भी जलवायु है, जो मिट्टी है, जो भी मटेरियल हमें मिलता है, पानी, पेड़ पौधे, सब कुछ क्या करते हैं, मानव के जीवन को प्रभावित करते हैं। उन्हीं पर मानव का जीवन टिका हुआ है। इसमें लिखा है आर्थिक, मानव का रहन सहन, उसका आर्थिक, सामाजिक, हर एक चीज़ पर प्रभाव पड़ता है हमारा नेचर से। आगे देखो, प्रकृति मनुष्य के कार्य एवं जीवन को निश्चित या निर्धारित करती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आदमी जो भी काम करते हैं उसे कौन निर्धारित करता है, नेचर, पर्यावरण। ठीक है, प्रकृति निर्धारित करती है। इस विचारधारा को नियतिवाद कहा जाता है। नियतिवाद वही है निश्चयवाद। ठीक है, तो नियतिवाद कह लो या निश्चयवाद कह लो, इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्मिनिज्म। ठीक है, कि नेचर में कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते, ऐसी थिंकिंग होना होती है नियतिवाद। ठीक है, जो नियति ने बना दिया, नियति मतलब नेचर होता है ना, तो जो नियति ने बना दिया वही है सब कुछ। ठीक है, हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे उसमें। तो जिस स्टाइल में आदिवासी रहते हैं वो थिंकिंग होती है नियतिवादी। ठीक है, बिल्कुल नेचर पर डिपेंड रहना, उसमें एक भी चेंज ना करना। अब रेटजल की एक लाइन दी गई है, जैसे रेटजल के अनुसार मानव अपने वातावरण की उपज है। ठीक है, जो भी एनवायरनमेंट है उसी से पैदा हुआ है आदमी। ठीक है, तो आदमी प्रोडक्ट है एनवायरनमेंट का। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव प्रकृति का दास है। तो जब आदमी बिल्कुल नेचर के हिसाब से रहे, सभी चीज़ें नेचर की माने, मतलब वो प्रकृति की पूजा करे, नेचर के हिसाब से चले। ठीक है, प्रकृति से डर के रहे, ये नहीं है कि प्रकृति को से उल्टा चलने लगे जैसे कि आजकल हम चलते हैं। तो नेचर के हिसाब से जब सारी चीज़ें होती हैं तो उसे बोलते हैं हम निश्चयवाद या नियतिवाद या मानव का प्रकृतिकरण, यानी कि मानव प्रकृति का दास है। मानव जीवन प्राकृतिक साधनों पर ही आधारित है। मानव वातावरण को एक सीमा तक ही बदल सकता है, उसे वातावरण के साथ समायोजन करना आवश्यक है। ये कह रहे हैं ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते, एक लेवल तक ही आप चेंजेस कर सकते हो। आपको हमेशा ही एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ेगा। इस प्रकार मनुष्य तथा प्रकृति एक दूसरे के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, यानी दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं, दोनों एक दूसरे से अपोजिट नहीं चल सकते। आदमी भी नहीं चल सकता और नेचर भी नहीं चल सकता। इस प्रक्रिया द्वारा ही संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है, इसी के ऊपर पूरी लाइफ टिकी हुई है। इस प्रकार मनुष्य तथा प्रकृति के संबंधों को देखकर प्रकृति में मनुष्य कहना ही उचित है। ठीक है, जो रिलेशन हम देखते हैं नेचर का आदमी से, उसे अगर हम देखें तो प्रकृति का मेन रोल है इसमें। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मैन इन नेचर, प्रकृति में मनुष्य। ठीक है, मनुष्य ने प्रकृति नहीं बनाई, प्रकृति में ही क्या शामिल है, मनुष्य शामिल है, हम शामिल हैं। जैसा कि विख्यात भूगोलवेता विडोल डी ला ब्लाश ने कहा है कि प्रकृति मानव को मंच प्रदान करती है और यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह उस पर कार्य करे।
ठीक है। हमेशा ही जो नेचर है वो हमें क्या देता है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है कुछ ना कुछ करने की, पर हमारे ऊपर है हम उसे कैसे करते हैं आगे चल के। हम पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो वो चीज़ हमें ही भुगतनी पड़ेगी। तो ये बात है सिंपली इसमें हमें मेनली ये बताना है कि आदमी को नेचर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना चाहिए, मानव प्रकृति का दास है। आपको इस क्वेश्चन में बस यही बातें बतानी थी। देखो, हमने जब चैप्टर पढ़ा, हमने सबसे पहले यही चीज़ बहुत अच्छे से समझी थी सारी की सारी, कि क्या है मानव का प्रकृतिकरण, क्या है प्रकृति का मानवीकरण। ये सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लो। उनको देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी लगेंगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझा रखी हैं वहाँ पे। आप चैप्टर वाली वीडियोज़ को ज़रूर पहले देखना, बाद में आप क्वेश्चन आंसर्स को देखना। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया है। देखो, जब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊँ उसमें तो आपको क्वेश्चन लाइन से मिलेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, पर जब मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ तो आप इसमें सीरियल मत देखना कि ये 5th क्वेश्चन आ गया था, उसके बाद ये 7th कैसे आ गया। ये मैंने अलग अलग जगह से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इसमें आप सीरियल नंबर मत देखना, बस आप क्वेश्चन को देखना और अच्छे से समझना। देखो, क्वेश्चन है इसमें, प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। अब देख लो, आपको पढ़ के मुश्किल लगा होगा क्वेश्चन, क्या प्रौद्योगिकी भाई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको अलग लग सकती है, बिल्कुल है पर ये सिंपल ही। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। अब आज जो आप मोबाइल यूज़ करते हो, गाड़ियाँ यूज़ करते हो, सारी क्या है, प्रौद्योगिकी है। तो अगर किसी एरिया में ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी तो उस एरिया को हम ज़्यादा डेवलप मानते हैं ना। तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप है वहाँ के समाज की संस्कृति भी डेवलप होती है। इस कथन के बारे में बताओ आप। देख लो, दूसरे तरीके से कैसे पूछा इस क्वेश्चन को, प्रौद्योगिकी स्तर मनुष्य व प्रकृति व आपसी संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है। प्रौद्योगिकी का स्तर मतलब प्रौद्योगिकी का लेवल, यानी किस लेवल पे जो चीज़ें डेवलप हुई हैं वो आदमी और प्रकृति के जो रिलेशन है उसको कैसे प्रभावित करता है। जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी हम उतना ही चेंजेस कर देते हैं ना प्रकृति में, तो यही इसमें पूछ रहे हैं। मतलब हमें इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है, प्रौद्योगिकी के बारे में बताना है कि प्रौद्योगिकी के आने से क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या क्या प्रभाव हुए हैं। देखो अब आंसर, मानव कुछ उपकरणों तथा तकनीकों की सहायता से उत्पादन तथा निर्माण करता है। उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है। निर्माण का मतलब भी यही है कि कोई चीज़ बनाना, ठीक है। जब भी हम कोई चीज़ नई प्रोड्यूस कर देते हैं तो वो उत्पाद होता है, प्रोडक्ट होता है वो, ठीक है। और निर्माण एक प्रोसेस है उसे प्रोड्यूस करने का। तो जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं, किसकी मदद से, मानव कुछ उपकरणों और तकनीकों की मदद से, यानी कि कुछ औजारों की मदद से और कुछ टेक्निक्स की वजह से, ठीक है। तो टेक्निक लगा के और कुछ औजारों का यूज़ करके जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है, प्रौद्योगिकी कहलाती है। जैसे कि हमने कार बनाई, उसमें हमने क्या लगाए, बहुत सारी मशीनरी लगाई, ठीक है। तकनीक यानी कि उसमें टेक्नोलॉजी लगाई हमने, ठीक है। टेक्निक्स लगाई कि ऐसे बनाएंगे तो ऐसे आगे चलेगी ये, ठीक है। ये इंजन डालेंगे तो इतनी भागेगी, ये होगा, टायर लगाएंगे तो चलेगी। तो ये सारी हमने टेक्निक्स लगाई उसमें, तो हमने क्या बनाई, एक नई चीज़ बना दी। तो मानव अपने उपकरणों से और अपनी तकनीकों से क्या बनाता है, कोई भी उत्पाद बनाता है, और इसे ही कहते हैं प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास करके उत्पादन करता है, ठीक है। ये कह रहे हैं जो टेक्नोलॉजी है उसका विकास कैसे हुआ है, आदमी ने सारी चीज़ें प्रकृति से ही सीखी हैं, प्रकृति को देखकर ही उसने उसी चीज़ को डेवलप किया है आगे। प्रकृति के नियमों के बिना वो आगे डेवलप नहीं कर सकता। जैसे हमने इसमें पढ़ा था ना चैप्टर में कि अगर फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन का कंसेप्ट ही ना हो तो हीट की बात कहाँ से होगी, ठीक है। फ्रिक्शन होने से तो हीट पैदा होती है। जैसे पक्षियों को देख के आदमियों ने जहाज बनाए, अगर पक्षी ही ना उड़ते तो आदमी भी नहीं उनके कंसेप्ट को समझ पाता, ठीक है, और ना ही कभी ऐसी चीज़ें बन पाती। तो ये कह रहे हैं कि प्रकृति को देख कर ही आदमी ने बहुत सारी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। पहला उदाहरण दिया है इसमें, उदाहरण 1, फ्रिक्शन यानी घर्षण। घर्षण तथा ऊष्मा की संकल्पनाओं ने मानव को अग्नि की खोज में सहायता की, ठीक है। आदमी ने जब जो देखा कि भाई घिसने से, पत्थर को घिसने से क्या होती है, हीट पैदा होती है, तो उसने किस चीज़ की खोज कर दी, आग की खोज कर दी। दूसरा एग्जाम्पल दिया है आपको, डीएनए। डीएनए तथा आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का मतलब है जो जीन्स होते हैं हमारे, तो जीन्स के बारे में स्टडी करने से, डीएनए के बारे में स्टडी करने से हमें
अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। ठीक है, जब हमने डीएनए को समझ लिया, हमने जेनेटिक्स को समझ लिया, तो हमने बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी ढूंढ दिया। तो हमने नेचर से ही तो सीखा है ना। तीसरा है, हम अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। वही बात आ गई है कि हम जो इतने बढ़िया बढ़िया हमने जहाज़ बनाए हैं आज के टाइम पे, एरोप्लेन्स बनाए हैं, वो हमने कैसे सीखा है? वो भी हमने वायु नियमों यानी नेचर के जो रूल थे उनको देख कर ही सीखा है। इस प्रकार प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गए? तो नेचर जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए। अगर आपको नेचर का ज्ञान है तो ही आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अलग अलग आ रहे हैं पर इनका मेन कंसेप्ट वही है जो हमने चैप्टर में पढ़ा था। देखो एक ही बात को पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से। देखो मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि मानव प्रकृति का दास है, यानी मानव का प्रकृतिकरण। उसी चीज़ को यहाँ पे पूछा गया है। आप एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ लेना बस, फिर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कर दोगे जैसे भी पूछा गया हो। ठीक है, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ ताकि आपको पता चले कि आपसे कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। है बिल्कुल सिंपल ही वही बतानी है बात इसमें आपको कि प्रकृति और मानव जो है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। आदमी नेचर के बिना है ही नहीं कुछ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकृति और मनुष्य आपस में इतनी जटिलता से जुड़े हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इस कथन को प्रमाणित कीजिए। तो इसमें अगर आप वो सारी बातें बता दोगे कि मानव प्रकृति का दास है या मानव का प्रकृतिकरण क्या होता है, तो वही तो इसमें पूछा है। ठीक है, बस इसमें लाइन लिख दिया आपको कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसमें आपको एक्सप्लेन वही बातें करनी है सारी। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आया हुआ था आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये बड़े में भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है। तो जब मैंने आपको चैप्टर में जैसे पढ़ाया था कि मानव का प्रकृतिकरण क्या है, उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर आपसे शॉर्ट में पूछें या लॉन्ग में पूछें, आप उनको आराम से आंसर कर दोगे। प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे से अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये अविभाज्य हैं, यानी कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। अविभाज्य का मतलब है जिन्हें अलग ना किया जा सकता हो। इन्हें समगुल में देखना चाहिए, यानी इन्हें एक नज़रिए से देखना चाहिए, एक साथ मिलाकर देखना चाहिए हमें। समगुल का मतलब है एक यूनिट के रूप में देखना चाहिए। भौतिक वातावरण तथा सामाजिक वातावरण में गहरा संबंध है। भौतिक मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, और सामाजिक यानी कि हमारा जो कल्चर है, घर परिवार, ये चीज़ें, तो इनमें बहुत तगड़ा रिलेशन है। मानव जीवन वातावरण से प्रभावित होता है। आदमी की जो लाइफ है उस पर वातावरण का प्रभाव पड़ता ही है। ठीक है, बिना वातावरण के हम कुछ भी नहीं हैं। इसे कई बार पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहा गया है। इसे क्या कहते हैं? पर्यावरणीय निश्चयवाद। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, निश्चयवाद, नियतिवाद या मानव प्रकृति का दास है या मानव का प्रकृतिकरण, ये सारी चीज़ें एक ही हैं कि आदमी नेचर पर डिपेंड है पूरे तरीके से। इस थिंकिंग का ये मानना है। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पर्यावरणीय निश्चयवाद है। प्रकृति एक शक्तिशाली बल है जिसका सत्कार किया जाता है। ठीक है, यानी एक बहुत पावरफुल चीज़ है प्रकृति, उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। हम बिना प्रकृति के कुछ नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली हम प्रकृति पर निर्भर हैं। तो आदमी क्या है? प्रकृति पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन में आप सारी वही बातें बता देना। आप एक मेन कंसेप्ट पढ़ लेना बस कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है या मानव जो है उसका प्रकृतिकरण क्या है। अगर आपको वो पता है तो आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। ठीक है, बस आपसे ऐसे ही लाइनों में पूछ सकते हैं पर आपका कंसेप्ट वही रहेगा ये। अब देख लो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो कंसेप्ट समझाया था ना कि नेचर के रूल्स के बिना हम कुछ भी चीज़ नहीं डेवलप कर सकते। हमने जो आविष्कार किए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नेचर है। पक्षी को देखकर हमने जहाज़ बनाए, ठीक है, डीएनए का पता चला तो हमने दवाइयाँ बनाई, नई नई चीज़ें खोजी। ठीक है, अगर हमें फ्रिक्शन का पता चला तो हमने आग की खोज कर दी। ऐसे ही जितने भी आविष्कार हुए हैं वो सारे के सारे क्या हैं? वो नेचर की रूल के हिसाब से ही चलते हैं। तो अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था, देख लो अब आपसे अलग तरीके से पूछ लिया। मानव के लिए प्रकृति के नियमों की जानकारी और उन्हें समझना अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, मानव को जो नेचर के रूल्स हैं उनके बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। उन मूल्यों को स्पष्ट कीजिए जो प्रकृति के उपहारों को सतपोषणीय रूप में प्रयोग करने में मदद कर सकते हैं। सतपोषण का मतलब होता है जब आप प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, चीज़ों को डेवलप करो। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा मनुष्य प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं? जो रूल्स हैं नेचर के उनको अच्छे से समझ सकते हैं। प्रकृति का ज्ञान मानव को प्रौद्योगिकी का विकास करने में सहायता करता है। तो नेचर के बारे में अगर आपको पता है तो आप जो है टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर पाते हो।
इस प्रकार मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। तो सिंपल सी बात वही कह रहे हैं फिर से कि आदमी जो है डायरेक्टली किस पर निर्भर है, नेचुरल चीज़ों पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर। तो आपको मेनली कंसेप्ट समझ लेने हैं, कुछ जो भी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था वही बातें हैं ये सारी की सारी। बस आपसे किसी भी तरीके से पूछें, अगर आपने पढ़ रखा है चैप्टर तो आप अच्छे से इनका आंसर कर दोगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और जो नोट्स मिले उनको अच्छे से आप पढ़ लेना। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। अब देख लो फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि निश्चयवाद तथा संभववाद में अंतर स्पष्ट करो। देखो आपसे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो कंसेप्ट ही यही है, बहुत सिंपल चैप्टर है आपके ज्योग्राफी में, ठीक है। तो वही 4-5 बातें हैं उनको ही आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो निश्चयवाद और संभववाद फिर से पूछ लिया। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि ये टॉपिक कुछ मेन है, तो इन्हीं से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार प्रीवियस ईयर में, आप देख सकते हो। देखो इसमें क्वेश्चन वही आएगा, निश्चयवाद और संभववाद क्या है। अब देखो निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद इस विचारधारा के अनुसार मानवीय क्रियाओं पर वातावरण का नियंत्रण होता है, यानी आदमी जो भी एक्टिविटी करता है ना उस पर नेचर का कंट्रोल होता है, वातावरण का नियंत्रण होता है। इसके अनुसार किसी सामाजिक वर्ग का इतिहास, सभ्यता, रहन सहन तथा उसका विकास स्तर भौतिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। भौतिक कारक मतलब आपके आसपास जो नेचुरल चीज़ें हैं जिन्हें आप देख सकते हो, भौतिक वो चीज़ें होती हैं। तो पेड़ पौधे, एनवायरनमेंट, जो कुछ भी है वो आपकी भौतिक चीज़ें हैं सारी, ठीक है। तो आदमी की हिस्ट्री यानी उसका इतिहास, उसकी सभ्यता, उसका रहन सहन, ठीक है, उसकी हर एक चीज़ किस पर निर्भर होती है, भौतिक कारक पर निर्भर होती है, वही उसे कंट्रोल करते हैं। जैसे अगर रेगिस्तान की लाइफ होगी, वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोग अलग होंगे, ठीक है। और किसी पहाड़ी एरिया, बर्फीले एरिया की बात होगी तो वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग अलग होंगे, ठीक है। किसी प्लेन एरिया की बात होगी तो वहाँ पे ये चीज़ें अलग होंगी। तो भौतिक कारण क्या है, आदमी की लाइफ को, उसकी कल्चर को, हर चीज़ को डिफाइन करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। नियंत्रण का मतलब है उसे कंट्रोल करना। इससे यह स्पष्ट होता है कि मानव एक क्रियाशील कारक नहीं है। तो इससे ये बात साबित होती है भाई कि आदमी जो है वो कुछ नहीं कर सकता, नेचर ही है सब कुछ। ये कौन सी थिंकिंग है, ये है निश्चयवाद वाले थिंकिंग। इस विचारधारा को यूनानी तथा रोमन विद्वानों हिपोक्रेट्स, अरस्तु, हेरोडोटस तथा स्ट्रैबो ने प्रस्तुत किया है। ये मेनली पुराने टाइम की थिंकिंग है। पहले के टाइम के जो विद्वान थे, जो लोग हुआ करते थे, उनका ये मानना था कि हमें सब कुछ नेचर के हिसाब से करना चाहिए। पर आजकल तो आप सभी को पता है, सब कुछ उखाड़ के रख दिया नेचर का, तो बदल दिया सब कुछ। तो वो थिंकिंग होती है अगले वाली, संभववाद। तो पुरानी जो थिंकिंग थी वो थी क्या, पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी कि नेचर में चेंजेस नहीं किए जा सकते। तो कुछ पुराने विद्वानों का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, हिपोक्रेट्स है, अरस्तु है, हेरोडोटस है और स्ट्रैबो हैं। इन्होंने यही बात कही थी कि हमें नेचर में कोई भी चेंज नहीं करना चाहिए। मानव प्रकृति का दास है, ठीक है। मानव का प्रकृतिकरण हुआ है, मानव को प्रकृति का मानवीकरण नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो नेचर ने हमें दिया उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। इसके पश्चात अल मसूदी, अल अदरसी, इब्न खाल्दून, कांट, हमबोल्ट, रिटर तथा रेटजेल ने इस पर विशेष कार्य किया। कुछ विद्वानों के नाम बताएं कि इन्होंने इसी चीज़ पर जो है वो फोकस किया। अमेरिका में कुमारी सैम्पल तथा हंटिंगन ने इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाया, ठीक है। आप इनके नाम देखो, सारे नाम तो आप याद मत रखना, आप इसमें से जो मॉडर्न है उनके कुछ नाम याद रख लो। जैसे कि रेटजेल हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पर काम किया। रेटजेल का नाम आप याद रख लेना, हमने इनकी डेफिनेशन भी याद की थी मानव भूगोल की, तो रेटजेल का नाम आप याद रख लेना। और जो ये कुमारी सैम्पल हैं, इनका नाम भी आप याद रख लेना। दो नाम आप यहाँ से याद रख लेना कि ये निश्चयवाद की बात करते हैं। क्या क्या नाम याद रखोगे, रेटजेल और सैम्पल, ये दो नाम आप याद रख लेना। अब देख लो संभववाद क्या है। अब तो निश्चयवाद समझ गए ना आप कि जब भी नेचर के हिसाब से चलने की बात हो, मानव प्रकृति का दास है, नेचर के हिसाब से उसे चलना चाहिए, तो वो है निश्चयवाद। तो जब भी नेचर के हिसाब से चलने की बात हो कि मानव प्रकृति का दास है, उसे सब कुछ नेचर के हिसाब से करना चाहिए, तो चीज़ें बिल्कुल डिटरमाइन है, फिक्स है, निश्चय हो रखा उन चीज़ों का, वो थिंकिंग क्या कहलाती है, निश्चयवाद, ठीक है। और इसे नियतिवाद भी बोलते हैं। अब देखो संभववाद यानी कि पॉसिबलिज्म, नाम से पता चल रहा है पॉसिबल हो सकती है वो चीज़, यानी कि नेचर में चेंजेस भी पॉसिबल हैं, संभव है भाई। निश्चयवाद की विचारधारा कुछ समय
पश्चात अस्वीकार कर दी गई। यानी जो निश्चयवाद था वो पुराने टाइम के लोग कहते थे इन बातों को कि हमें सब कुछ नेचर के हिसाब से करना चाहिए, पर कुछ टाइम बाद इस चीज़ को लोग जो है उसमें फेरबदल करने लगे। कई भूगोलवेताओं ने मानव को स्वतंत्र कारक बताया। ठीक है, तो अब नए नए भाई थिंकिंग के लोग आने लगे, नए नए रिसर्च होने लगी। वो कहने लगे भाई प्रकृति कुछ नहीं है, हम है सब कुछ, मानव ही है सब कुछ। ठीक है, स्वतंत्र है आदमी, जो चाहे वो कर सकता है, वह अपनी इच्छा पूर्वक कार्य करने की क्षमता रखता है। ठीक है, इतना दम है आदमी में कि वो अपने हिसाब से काम कर सकता है। इस विचारधारा को संभववाद कहते हैं। आगे ना वही बात कि आदमी अपने हिसाब से नेचर में चेंजेस कर सकता है, उसमें इतना दम है, इतना सामर्थ्य है उसमें, तो इसी को बोलते हैं संभववाद। लुसियन फैब्रे ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक है, इस आदमी का नाम आप याद रख लेना, लुसियन फैब्रे ने जो ये शब्द है संभववाद यानी कि पॉसिबलिज्म, इस शब्द का पहली बार यूज़ किया है। उसके अनुसार कुछ भी आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये नहीं कि हम नेचर पे डिपेंड रहे, कोई ज़रूरत नहीं इस बात की। प्रत्येक स्थान पर संभावनाएं हैं, हर जगह पे कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है, तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी है। और आदमी तो ऐसी चीज़ है भाई, वो तो हर जगह पे चीज़ों को ढूंढ लेता है, कुछ भी कर सकता है आदमी। विडोल डी ब्लास ने इस विचारधारा को पूरी तरह विकसित किया। ठीक है, अब दूसरा नाम किसका आया है? ब्लास का नाम आया है। प्रोफेसर डी ला ब्लास है, उनका भी बहुत रोल है इस विचारधारा को विकसित करने में। उनके अनुसार लोगों का रहन सहन भौतिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, जो भी वो रहते हैं, ठीक है, उनके आसपास की जो चीज़ें हैं, उनका समाज है, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो हैं उनका प्रभाव आदमी पर पड़ा है। इस विचारधारा के अनुसार सांस्कृतिक तथा तकनीकी ज्ञान वातावरण का प्रयोग करने में सक्षम है। ये कह रहे हैं कि इस विचारधारा में अगर आपके पास सांस्कृतिक और तकनीकी ज्ञान है ना, आपके पास टेक्नोलॉजी है और आपका कल्चर डेवलप है ना, तो आप वातावरण को अपने हिसाब से भी बदल सकते हो या वातावरण का अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। नेचर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचर के हिसाब से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने, अगर आप में दम है, आपकी संस्कृति, यहाँ पे संस्कृति कहने का मतलब ये है जो कुछ भी आदमी करता है, ठीक है, जैसे उसने अपने घर बना लिए, ठीक है, उसने नई नई चीज़ों को डेवलप कर दिया, तो उसने अपनी संस्कृति को बदल दिया ना। नेचुरल से तो बहुत चेंज कर दिया उसने, जंगलों से वो कहाँ पे आ गया, गाँव में आ गया, सिटीज़ में आ गया। तो ये चेंजेस आदमी कर सकता है अपनी संस्कृति के दम पे और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे। ये कहती है ये वाली थिंकिंग। सिंपल सी बात ये है, जब भी प्रकृति में कोई भी चेंज ना होने की बात हो तो वो होता है निश्चयवाद, और जब हम प्रकृति में कोई भी चेंज कर सकते हैं वो होता है संभववाद। ठीक है, इनको ऐसे अच्छे से समझ लेना, बस दिमाग में ये बात रखना कि जब मानव प्रकृति का दास होने की बात कहें, ठीक है, सब कुछ आदमी का प्रकृति पर ही निर्भर है, वह कुछ नहीं कर सकता, कोई चीज़ संभव नहीं है, तो वो होता है निश्चयवाद। और जब प्रकृति में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, आदमी कुछ भी कर सकता है टेक्नोलॉजी के दम पे, क्योंकि वो होता है हमारा संभववाद, पॉसिबलिज्म। तो ये मेन क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, बहुत बार आपसे पूछा गया है कि भाई संभववाद क्या है और निश्चयवाद क्या है, तो अब बिल्कुल बस दिमाग में यही बात रखना कि संभववाद में चीज़ों को पॉसिबल बनाने की बात हो रही है, नेचर में चेंजेस करने की बात हो रही है, और निश्चयवाद में जो है चीज़ों को बिल्कुल फिक्स कहने की बात हो रही है, भाई कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो सकती। इसमें जितने नाम लिखे हुए थे आपको उतने याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक दो दो नाम आप याद कर लेना इन भूगोलवेताओं के। जैसे कि उसमें से आपने जो सैंपल थी उनका नाम याद किया था और रेड जेल का नाम याद किया था। यहाँ पे दो ही नाम दिए गए हैं आपको, इन दोनों के नाम आप याद कर लेना। ठीक है, लुसियन फैब्रे ने पहली बार इस वर्ड का यूज़ किया है और प्रोफेसर ब्लास जो हैं उन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को आगे डेवलप किया है, संभववाद को। तो दोनों थिंकिंग आप अच्छे से याद रखना। मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया तो ये सारे कंसेप्ट समझा दिए थे बिल्कुल अच्छे से। तो अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देखें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स करें। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहाँ पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं, तो प्लीज़ यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज़।